दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा स्पेन में टेनेराइफ द्वीप पर बने लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर 27 मार्च 1977 को हुआ था। इस हादसे में दोनों विमानों में सवार 533 लोगों की जान चली गई थी। आज भी जब इस हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं तो भयावह दृश्य विचलित कर देता है। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ा पूरा वाकया। 27 मार्च 1977 की तारीख स्पेन में हुए दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे के लिए हमेशा याद की जाएगी। इस दिन टेनेराइफ एयरपोर्ट के एक ही रनवे पर दो विमान आमने सामने आए और फिर उनमें हुई टक्कर ने सबकी रूह कंपा दी। इस हादसे में दोनों विमानों में सवार 543 लोगों की जान चली गई थी। आज भी जब इस हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं तो भयावह दृश्य विचलित कर देता है। इसी घटना की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं इससे जुड़ा पूरा वाकया। दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा स्पेन में टेनेराइफ द्वीप पर स्थित लॉस रोडियोस हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ था। खुद एयरलाइन के इतिहास में यह सबसे विनाशकारी हादसे के रूप में दर्ज है। यहां पर जिन दो विमानों में टक्कर हुई थी उनमें से एक उड़ान संख्या थी KLM फ्लाइट 4805 और दूसरी थी पैन AM अमेरिकी फ्लाइट 1736। दोनों ही बोइंग 747 विमान थे। KLM फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम से अपनी यात्रा की शुरू की थी। वहीं पैन अमेरिकी फ्लाइट 1736 ने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इन दोनों ही उड़ानों को स्पेन के ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट पर उतरना था। यह कैनरी आइलैंड पर स्थित है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों विमानों को जिस ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट पर उतरना था वहां पर पैसेंजर एरिया में एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था। इसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई थी और एयरपोर्ट को बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया था। वहां के ज्यादातर विमानों को टेनेराइफ भेजा गया था जहां पर एक ही व्यक्ति एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। उधर जैसे ही ग्रान कैनेरिया का एयरपोर्ट उड़ानों के लिए खोला गया तो विमानों में जल्द से जल्द टेनेराइफ से निकलने की होड़ सी मच गई थी। टेनेराइफ एयरपोर्ट पर KLM का बोइंग 747 विमान पैन अमेरिकी विमान के ठीक आगे था। KLM का पायलट विमान को उड़ान भरने के लिए रनवे पर ला रहा था और जैसे ही वह रनवे पर आया अमेरिकी विमान भी पीछे पीछे बढ़ने लगा। दरअसल टेनेराइफ एयरपोर्ट पर विमानों को पार्किंग से निकलने के बाद टेक ऑफ के लिए 180 डिग्री घूमना पड़ता था। ऐसे में अमेरिकी विमान को रनवे से बाहर आने के बाद KLM विमान को उड़ान भरने के लिए रास्ता देना था। उस वक्त एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से दोनों विमानों के पायलटों को ज्यादा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। बताया जाता है कि अमेरिकी विमान रनवे पर आया तब विजिबिलिटी करीब 500 मीटर थी। यह बाद में घट गई और 100 मीटर से भी कम दूरी तक ही दिखाई पड़ रहा था। इसी बीच KLM बोइंग ने उड़ान भरने के लिए रनवे पर स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तब तक पैन अमेरिकी विमान हटा ही नहीं था। हालांकि KLM बोइंग आते देख अमेरिकी विमान के पायलट ने रनवे से हटने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों विमानों में भीषण टक्कर हो गई। इससे हुए विस्फोट के कारण पलक झपकते ही 543 लोगों की जान चली गई। अमेरिकी विमान में सवार 61 लोगों को किसी तरह से बचाया जा सका था। इस विमान हादसे की जांच में लगभग 70 विशेषज्ञों को लगाया गया था। इनमें अमेरिका, नीदरलैंड्स और दोनों एयरलाइन कंपनियों के विशेषज्ञ भी शामिल थे। जांच में पता चला कि KLF के पायलट ने सोचा था कि उसे उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। वहीं टेनेराइफ कंट्रोल टावर का कहना था कि KLM का विमान तो रनवे पर स्थिर था। असली गलती इसी को माना गया था कि दोनों में ठीक से संचार ही नहीं हो सका। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए नए नियम बनाए गए। चूंकि हादसे का सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप था, इसलिए तय हुआ कि जब तक वास्तविक टेक ऑफ न हो तब तक
इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। पायलट के साथ कम्युनिकेशन के लिए डिपार्चर शब्द बोला जाएगा। इसके अलावा क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू किया गया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट क्रू के बीच कम्युनिकेशन में सुधार लाया गया और उनके बीच की भाषा का एक मानक तय किया गया।